गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर अ, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट आई हुई है, चाहे वो डी ट्रिपल एसबी हो, यूपी पीजीटी हो, ठीक है? तो हम लोग डी ट्रिपल एसबी पीजीटी के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि वहाँ का जो सिलेबस है हिस्ट्री का, आप लोग देखेंगे कि उसमें इंडियन हिस्ट्री के साथ-साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। मान के चलिए कि 30 से 40 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के रहते हैं उसमें। तो आप लोग देखेंगे कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, वो परंपरागत जो विश्व इतिहास है, उससे थोड़े से इतर होते हैं, और जो परंपरागत क्वेश्चन आते हैं, अगर उसको हम लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ें, तो हम लोग उसको आराम से कर लेते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे कितना समय देना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज़्यादा ही फ़ोकस कर रहे हैं, तो आप लोगों को उसकी बजाय वो मेहनत इंडियन हिस्ट्री पे शिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है, वो बहुत ही ईज़ी पूछा जाता है, ठीक है? और अगर इसमें आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हो सकता है कि जो 140 से 45 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के हैं, उसमें आप आराम से 130 प्लस कर लो। लेकिन जो वर्ल्ड हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन के करीब आते हैं, उसमें जो परंपरागत क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो आप उसको कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो विश्व की नदी घाटी सभ्यताओं और उनके इतिहास से, और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और आपके चाइना, जापान से आते हैं, उसको करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, लेकिन इंडियन हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी रहते हैं, और जिसका एक्यूरेसी सही रहेगा उस वही इसमें अच्छा स्कोर पर कर पाएगा, ठीक है? तो अब आते हैं हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट पे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि साप्ताहिक पत्र राप्तगुप्तार का प्रकाशन किसने किया? तो आपके सामने ऑप्शन है राधाकांत देव, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदून जी। तो आप लोग देखेंगे कि जो राधाकांत देव हैं, वो धर्म सभा से जुड़े हुए हैं, जो 1830 में स्थापित होती है ब्रह्म समाज का विरोध करने के लिए, ठीक है? इनका कहना होता है कि जो जैसा भी भारतीय समाज में चल रहा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मेनली सती प्रथा को बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो राधाकांत देव धर्म सभा की स्थापना से जुड़े हुए हैं। जो दूसरा आपका ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, ये भारत के एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे, जिन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएँ प्रकाशित की, जैसे इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश और लोकहितवाद। लोकहितवाद पत्रिका प्रकाशित करने के कारण ही इनको लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख कहा जाता है। और आप लोग देखेंगे कि इन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने का कार्य किया। जब दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में लॉर्ड लिटन के काल में हुआ, तो वहाँ पर ये हाथ से बने कपड़े पहन के गए थे, और इन्होंने कहीं न कहीं स्वदेशी का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास किया था वहाँ पे, ठीक है? अब जो तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है, ये भी भारत की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे। इन्होंने आप लोग देखेंगे कि समय-समय पर भारतीयों के लिए राजनीतिक और सरकारी नौकरियों में अ, ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती की माँग करी, ठीक है? तो इन्होंने ये पहले भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए 1892 में, फिन्सबरी जो प्रोविंस था वहाँ से, ठीक है? इसके अलावा एक कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में, उसके अध्यक्ष रहे, प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं, ठीक है? और इन्होंने कई सारी पत्रिकाएँ प्रकाशित की, जैसे राप्तगुप्तार है, इंडिया नामक पत्रिका 1890 में प्रकाशित करी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में करी, रहनुमाई मजदाए शान नामक जो संस्था थी, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी, उसकी स्थापना से दादा भाई नौरोजी जुड़े हुए थे, और उसी का मुखपत्र था ये राप्तगुप्तार, जो कि गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था, ठीक है? और जो चौथा ऑप्शन है आपका नौरोजी फरदोन जी, आप लोग देखेंगे कि जो 1851 में अ, एक संगठन बन रहा है रहनुमाई मजदाए शान, उसके प्रथम अध्यक्ष हैं नौरोज जी फरदोन जी, ठीक है? तो लेकिन इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है वो दादा भाई नौरोजी है।
अब हम लोग अगले अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? तो आप लोग जब ये क्वेश्चन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न किसी भी तरीके से प्रासंगिक नहीं सिद्ध होता, इससे कहीं भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये डीएसएसबी की परीक्षा, जो पीजीटी की परीक्षा है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है मुक्तामणि, रमामणि और शारदामणि और द्विजयमणि, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो शारदामणि है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदामणि था। ठीक है, अगला प्रश्न है, धर्म सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन है दीनदयाल शर्मा, गोपाल हरि देशमुख, राधाकांत देव और नारायण जोशी। तो मैंने आपको पिछले ऑप्शन में ही बता दिया था कि धर्म सभा की स्थापना किसने की है? 1830 में राधाकांत देव ने की है। ठीक है, लेकिन इसमें जो बाकी ऑप्शन है, दीनदयाल शर्मा, जो दीनदयालु शर्मा है वो देव समाज की, सॉरी, जो दीनदयाल शर्मा है वो आपके एक संगठन है भारत धर्म महामंडल, उसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं। 1887 में हरिद्वार में इसकी स्थापना होती है, भारत धर्म महामंडल की, जो कि एक रूढ़िवादी हिंदू संगठन होता है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ दीनदयाल शर्मा के बारे में, कि इसका जो ये जो स्थापना करते हैं भारत धर्म महामंडल की, वो 1887 में आपके हरिद्वार में करते हैं, लेकिन जो इसका मुख्यालय बाद में चल के बनता है वो वाराणसी बनता है। और 1899 में हिंदू कॉलेज की दिल्ली में स्थापना होती है, उसकी स्थापना से भी दीनदयाल शर्मा जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी गोपाल हरि देशमुख के बारे में मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया। अब जो नारायण जोशी है वो 1981 में समाज सेवा संघ सोशल सर्विस लीग से जुड़े हुए हैं, जिसकी स्थापना 1911 में हो रही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो राधाकांत देव है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शासक बनने के उपरांत बहलोल लोदी ने अपने किस पुराने सैयद को चतुराई से कैद खाने में डलवा दिया था? तो ऑप्शन है तातार खां, वजीर अरकली खां, हमीद खां, बुगरा खां। तो आप लोग देखेंगे कि जो वजीर हमीद खां है, जिससे परेशान होकर सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से गद्दी त्याग दी थी बहलोल लोदी के पक्ष में, इसको बहलोल लोदी द्वारा जो है पकड़वा के कैद में डलवा दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें कथन है दो कि रामकृष्ण परमहंस मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। दूसरा है स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया। तो ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, नहीं सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है केवल दो सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल एक सही है, तीसरा है दोनों कथन सही है और चौथा है ना तो एक ना तो दो सही है। तो आप लोग देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस जो है कोलकाता के दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी थे, तो कहीं ना कहीं ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। और स्वामी विवेकानंद चूंकि इन्हीं के शिष्य हैं और इन्हीं के द्वारा इनको दीक्षा दी गई है, तो वो भी मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के विरोधी नहीं थे। तो इसमें जो कथन सत्य है वो केवल एक सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। तारीख जहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है अबू बकर, अल उमरी, नियामतुल्लाह और इब्नुल असीर। तो आप लोग देखेंगे कि तारीख जहानी से अफगान वंश के बारे में पता चलता है, खासकर लोदी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके जो लेखक है वो नियामतुल्लाह है। और इसी में सबसे पहले इस बात का जिक्र है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम और अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध के मैदान में युद्ध करता हुआ मारा गया बाबर के साथ 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सल्तनत में सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था किसने की थी? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, निजामुद्दीन, सिकंदर लोदी और बलबन। तो आप लोग देखेंगे कि बलबन ने सबसे पहले गुप्तचर व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और उसको सुदृढ़ करने का प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने किया। लेकिन जिसके समय में गुप्तचर व्यवस्था सबसे अच्छी थी, जिसको देखा जाए तो सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी के समय में जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो सबसे अच्छी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों का प्रसार हिंदी भाषा में शुरू किया था? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, स्वामी विरजानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो आप लोग देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं, राजा राम मोहन राय बहुत पहले हैं दयानंद सरस्वती के, टाइम पीरियड मैच नहीं करता। जो स्वामी विरजानंद है वो दयानंद सरस्वती के गुरु हैं, जिनसे इन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी। ठीक है, अब जो केशव चंद्र सेन है वो दयानंद सरस्वती के समकालीन है। तो आप लोग देखेंगे कि केशव चंद्र सेन की सलाह पर ही इन्होंने अपनी जो प्रचार प्रसार था वो हिंदी भाषा में किया, और जो इनकी सत्यार्थ प्रकाश है उसको भी इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा है। ठीक है,
तो केशव चंद्र सेन के सलाह पर इन्होंने हिंदी भाषा में किया था। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, चलिए इसको मैं पढ़ दूंगा। सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, दयानंद ने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आंदोलन चलाया। सही है। आर्य समाज ने लड़कों के लिए 25 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 वर्ष की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। ये भी सही है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने विधवा पुनर्विवाह व अंतरजातीय विवाह का विरोध किया। ये कथन गलत है। ठीक है, तो दयानंद ने आर्य समाज के प्रारंभ में 3 सिद्धांत दिए, लेकिन 1877 ईस्वी में 10 सिद्धांत दिए थे। तो पूछा है कि इसमें से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सॉरी, ये जो प्रश्न बनाने में थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, इसमें असत्य कथन का चयन करना था। तो जो असत्य कथन है कि दयानंद सरस्वती ने विधवा पुनर्विवाह व अंतरजातीय विवाह का विरोध किया, ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। सल्तनत काल में किस शासक ने खाद्यान्नों पर लगे कर को समाप्त कर दिया तथा व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा दिया? तो ऑप्शन है मुबारक शाह, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और शेरशाह सूरी। तो आप लोग देखेंगे कि 1596 में सिकंदर लोदी के द्वारा खाद्यान्नों पर से कर हटा लिया जाता है और व्यापारिक प्रतिबंधों को भी हटा दिया जाता है, ताकि व्यापार और अन्न उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसमें भी मैंने क्या बताऊं, क्यों ऑप्शन टिक करने में दिक्कत हो गई है। उसमें जो सही ऑप्शन है वो सिकंदर लोदी है। ठीक है, ये जो प्रश्न है जिसको अभी हमने टिक किया और इसमें शेरशाह सूरी आ गया ऑप्शन में, क्योंकि आप लोग खुद ही समझ सकते हैं सल्तनत काल में तो शेरशाह सूरी है ही नहीं, तो ये ऑप्शन बनाने में दिक्कत हुई है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिकंदर लोदी है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत कथन को पृथक कीजिए। पूछा है देव समाज लाहौर, प्रार्थना समाज महाराष्ट्र, राधा स्वामी संप्रदाय आगरा और थियोसोफिकल सोसाइटी पंजाब। तो आप लोग देखेंगे कि देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में हो रही है। सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में हो रही है, महाराष्ट्र में। सही है। राधा स्वामी संप्रदाय की स्थापना आगरा में 1861 में हो रही है, ये भी करेक्ट है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना पहले तो न्यूयॉर्क में 1875 में होती है, बाद में इसका जो मुख्यालय है 1886 में वो आपके अडयार में स्थापित किया जाता है। तो ये कथन क्या है? गलत है, असंगत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, किसने कहा? तो ऑप्शन है आपके सामने रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और सुभाष चंद्र बोस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। विवेकानंद के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो ऑप्शन है प्राच्य धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करना, भारतीय संस्कृति के प्रसार को रोकना, विदेशी भाषाओं का प्रचार प्रसार करना, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखेंगे कि थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी वो विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करती थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आर्य समाज, परोपकारी समाज, उपरोक्त सभी ने सामूहिक रूप से और ब्रह्म समाज ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आर्य समाज के द्वारा 1882 में गौ रक्षणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद द्वारा संपादित समाचार पत्र जो क्रमशः अंग्रेजी व बंगाली में संपादित था, तो इससे आपको कई सारे फैक्ट के बारे में पता चलेगा। तो ऑप्शन है न्यू हिंदुइज्म व उद्बोधन, उद्बोधन व प्रबुद्ध भारत, न्यू हिंदुइज्म व प्रबुद्ध भारत और प्रबुद्ध भारत व उद्बोधन। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है प्रबुद्ध भारत व उद्बोधन है। मतलब प्रबुद्ध भारत जो है आपका अंग्रेजी में लिखा गया और उद्बोधन जो है इंग्लिश में, सॉरी, बंगाली में लिखा गया है। ठीक है, और जो न्यू हिंदुइज्म ऑप्शन में था वो भी इन्हीं की एक रचना है, विवेकानंद की। अगला प्रश्न है, भारतीय धर्म के पतन पर किसने कहा था कि हमारे धर्म रसोई घर है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है? तो ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्वामी विवेकानंद है। और बाकी जो ऑप्शन है इनके बारे में मैंने आपको पिछले प्रश्नों में ही बता दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ऑप्शन है फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी, उपर्युक्त सभी, बहलोल लोदी। तो आप लोग देखेंगे कि इन तीनों शासकों का 2-2 बार राज्याभिषेक हुआ है। इसके अलावा शेरशाह सूरी का, औरंगजेब का और छत्रपति शिवाजी महाराज का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस सुल्तान सल्तनत युगीन शासक ने भूमि में गड़े हुए खजाने से राज्य का कोई हिस्सा नहीं लिया था? तो सल्तनत युगीन होगा वहां पे। अगला सॉरी, इसके ऑप्शन दिए हुए इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक और मुबारक शाह। तो आप लोग देखेंगे कि सिकंदर लोदी एक ऐसा शासक है जिसने गड़े हुए खजाने में या गुप्त खजानों में कोई भी धन नहीं लिया राज्य की तरफ से। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने कहा था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता है? तो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बलबन से भी थोड़ा बहुत मैच करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इब्राहिम लोदी है। इसने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेरेजियो के द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका एंग्लो इंडियन का मुख्य पत्र थी? तो ऑप्शन है बंगाल स्पेक्टेटर, हेस्पेरस, ईस्ट इंडिया और इंडिया गजट। आप लोग देखेंगे जो ईस्ट इंडिया है वो डेरेजियो द्वारा संपादित पत्रिका है। इसके अलावा इसका एक संगठन भी था, एकेडमिक एसोसिएशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शासक ने इब्राहिम लोदी को अनपढ़, सुरमा एवं कंजूस कहा है? तो ऑप्शन है बाबर, अकबर, गयासुद्दीन, फिरोज शाह। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें केवल एक ही ऐसा शासक है जो इब्राहिम लोदी का समकालीन है और वो है बाबर। तो बाबर ने इसके बारे में अनपढ़, सुरमा एवं कंजूस शब्द का प्रयोग किया है, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर पराजित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके सामने एनी बेसेंट, लाला मुंशीराम और लेखराम, ज्योतिबा फूले और दयानंद सरस्वती। तो आप लोग देखेंगे कि ज्योतिबा फूले जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना से जुड़े हुए हैं और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है 1917 में। इसके अलावा इन्होंने इंडियन विमेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी 1917 में। लेकिन इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है वो लाला मुंशी राम है, जिनका एक और नाम है श्रद्धानंद। और करेक्ट ऑप्शन है लाला मुंशी राम और लेकाराम। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो ऑप्शन है तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और आजाद। तो आप लोग देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में ये जो कथन है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, घटौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन है आपके सामने राणा सांगा व इब्राहिम लोदी, राणा सांगा व सिकंदर लोदी, राणा लाखा व इब्राहिम लोदी, राणा सांगा व बहलोल लोदी। तो आप लोग देखेंगे कि घटौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा व बहलोल लोदी के बीच में हुआ है, जिसमें बहलोल लोदी पराजित होता है और इसमें राणा सांगा की एक आंख जो है चोटिल हो जाती है और वो एक आंख से अंधे हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सल्तनत युगीन किस शासक ने अफगान सरदारों को बड़ी संख्या में भारत आने के लिए आमंत्रित किया था? तो ऑप्शन है खिजर खान, शेरशाह सूरी और इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी। तो आप लोग देखे हैं कि जब अफगान वंश की स्थापना होती है तो बहलोल लोदी के द्वारा ये आह्वान किया जाता है कि जो अफगान सरदार है वो बड़ी संख्या में आके भारत में बसे, ताकि जो लोदी वंश है इसकी जो नींव है और मजबूत हो सके। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो ऑप्शन है वेलेंटाइन सिरोल, आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, विलियम डेरोजियो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वेलेंटाइन सिरोल है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडियन अनरेस्ट, उन्होंने और उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक बताया है। ठीक है, क्यों बताया है? क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने सबसे पहले बात कही थी कि अच्छे से अच्छा विदेशी जो शासन है, सॉरी, जो बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से क्या है, अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इन्होंने स्वदेशी की बात करी, स्वराज की बात करी, इसलिए वेलेंटाइन सिरोल ने ये कथन इनके बारे में कहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अफगान सम्राट पर यह टिप्पणी की
कि यह भारत में संवैधिक राजतंत्र स्थापित करने का सहयोग था, लेकिन अफगान अभिजात वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण यह सहयोग टल गया। तो ऑप्शन है ए एल श्रीवास्तव, आर पी त्रिपाठी, आरती मजूमदार और दशरथ शर्मा। तो जो एक कथन है ये आर पी त्रिपाठी का है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित नहीं है। तो ऑप्शन है धर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। तो आप लोग देखेंगे राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। इसके अलावा न्यू हिंदुइज्म भी इन्होंने लिखी है, और उद्बोधन बंगाली में और प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में जो पत्रिका है वो भी इनकी है। इसमें से जो करेक्ट नहीं है वो है धर्मयोग। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते। किसने कहा है? तो ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो स्वामी विवेकानंद है। और जो ऑप्शन में एनी बेसेंट दिया हुआ है, एनी बेसेंट की दो प्रसिद्ध पत्रिका है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, और ये होम रूल आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, अमीरों का स्वर्णकाल किन शासकों का शासनकाल कहलाता था? तो ऑप्शन है तुगलक, सैयद, खिलजी और लोधी। तो आप लोग देखेंगे कि जो तुगलक काल है वो विजारत का स्वर्णकाल था, और जो लोधी काल था वो साहूकारों और अमीरों का क्या था? स्वर्णकाल था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था? तो ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, रामकृष्ण परमहंस, खेतड़ी महाराज अजीत सिंह और सिस्टर निवेदिता। तो जो सिस्टर निवेदिता है वो स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्रसारित करने से संबंधित है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है खेतड़ी महाराज अजीत सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम जो है विवेकानंद रख लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में भू राजस्व की दर निम्नलिखित में से कौन सी इब्राहिम लोदी के शासनकाल में भू राजस्व की निम्नलिखित में से कौन सी दर प्रचलित थी? तो ऑप्शन है 1/6, 1/3, 1/4 और 1/2। तो आप लोग देखेंगे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो 1/4 है। और इब्राहिम लोदी का एक कथन है कि उसके राज्य में चीजें जितनी सस्ती थी उतना दिल्ली सल्तनत में किसी भी शासक के समय में नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल नहीं है विज्ञान व तकनीकी विकास को स्वीकृति, शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास, मूर्ति पूजा का विरोध, मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास करना। आप लोग देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वयं काली मंदिर में पुजारी थे और उन्हीं के शिष्य स्वामी विवेकानंद थे, तो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध नहीं किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला महिला संगठन निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन है नारी कर्म मंदिर, देश सेविका संघ, राष्ट्रीय स्त्री संघ और भारत स्त्री महामंडल। तो आप लोग देखेंगे कि सरला देवी चौधरानी द्वारा 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की जाती है, जो शिक्षा और महिला अधिकारों की बात करती है। ठीक है, और ये भारत में स्थापित पहला महिला संगठन था। और जो एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है राष्ट्रीय स्त्री संघ, इसकी स्थापना सरोजनी नायडू द्वारा 1921 में महात्मा गांधी के प्रोत्साहन से किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है भारत स्त्री महामंडल है। तीर्थ यात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है, किसने कहा था? तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रानाडे और स्वामी विवेकानंद। तो जो एक कथन कहे हैं दयानंद सरस्वती ने कहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1907 में अल्काट की मृत्यु के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कौन बनी या बना? ठीक है, तो ऑप्शन है दीनदयाल शर्मा, एच.पी. ब्लॉटवर्स्की और मार्गरेट कजिन्स और एनी बेसेंट। तो आप लोग देखेंगे कि जो इसमें मार्गरेट कजिन्स ऑप्शन में दिया हुआ है ये 1927 में इंडियन विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना से जुड़ी हुई है। ठीक है, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो 1927 में होती है उससे मार्गरेट कजिन्स जुड़ी हुई है। ठीक है, एच.पी. ब्लाउटस्की जो है 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से जुड़े हुए हैं, जिसका कार्यालय अडयार में 1886 में स्थापित होता है, और तब से लेकर 1907 तक अल्काट इसके अध्यक्ष रहते हैं, और उनकी मृत्यु के बाद जो है एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस शासक ने कृषि को विकसित करने के लिए महसूल नामक कर वापस ले लिया था? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका सिकंदर लोदी। अब महसूल क्या है? महसूल जो है अलग अलग समय में इसका अलग अलग परिभाषा रहा है। जैसे भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करें तो ये भू राजस्व कर से संबंधित है, और आयात निर्यात से संबंधित चीजों पे बात करें तो ये आयात और निर्यात कर पे लगने वाले चुंगी के रूप में भी इसको कहा जाता है। तो मतलब इसका अलग अलग जगह अलग अलग मतलब है। महसूल का मतलब होता है एक तरह से कि अतिरिक्त कर, ठीक है। तो महसूल जो है कृषि पे लगता था सिकंदर लोदी के समय में, जिसको इसने समाप्त कर दिया कृषि को बढ़ावा कर देने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विधवा महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है उर्मिला देवी, लतिका घोष, रमाबाई रानाडे और कृष्ण भाऊ राव। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें जो रमाबाई रानाडे है इनके द्वारा 1889 में जो है शारदा सदन की स्थापना की जाती है, ठीक है, विधवा महिलाओं की शिक्षा के लिए, ठीक। अगला प्रश्न है 1922 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, मंचाराम, भाई परमानंद और स्वामी दयानंद। तो आप लोग देखेंगे कि भाई परमानंद के द्वारा जाति पाति तोड़क मंडल की स्थापना 1922 में की जा रही है, और इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है लाहौर, मुल्तान, खैरपुर, दिल्ली, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है खैरपुर दिल्ली में है। और सिकंदर लोदी का मकबरा प्रथम मकबरा है जिसमें एक गुम्बद के स्थान पे दो गुम्बद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दोहरे गुम्बद का प्रयोग इसके मकबरे में सबसे पहले किया गया है, और किसी सुल्तान का यह पहला मकबरा है जो अष्टकोण मतलब अष्टकोण आकृति में बना हुआ है, ठीक है। इसका मकबरा अष्टकोणीय मकबरा है, ठीक है, खैरपुर दिल्ली में स्थित है। तो आज हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, ठीक है। ऐसे ही हम डेली नए नए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जिसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल अगली वीडियो में। थैंक यू।